Hello everyone, welcome back. So guys, in our last lecture we were discussing about the electrolysis and electrolytic cell. Okay, but in today's lecture we will discuss our further topics, means qualitative and quantitative aspects of electrolysis and Faraday's law. Okay, so students, when we talk about qualitative and quantitative aspects of electrolysis, then we have two meanings, and what they are means qualitative and quantitative. Okay, so when we talk about qualitative, it means which one will liberate. When we were discussing about electrolysis, we came to know that the ions, means cations or anions, will move towards their respective electrodes on passing of electricity. So in quantitative aspects we will discuss which one will liberate, means which ion or which cation or which anion will liberate first. Okay, so in quantitative aspects we talk about which one will liberate. Okay, and in quantitative aspects we talk about how much will liberate, means आयन की कितनी क्वांटिटी जाके लिबरेट होगी किस पे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे. और क्वालिटेटिव में कौन सा आयन या कटायन में अनायन में से, जब हम कॉम्पिटिटिव अनायन कटायंस अनायंस की बात करते हैं, जब मीडियम हमारा एक्वस होता है तो हमारे पास कई बार टू टाइप्स के अनायन होते हैं, टू टाइप्स के कटायन होते हैं. तो मीन्स उनमें से कौन सा जाके लिबरेट करेगा वो हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव में. ओके, और कितना अमाउंट जो उसका अनायन या कटायन का लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं बेटा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में. सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हमने मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में काफी हद तक पढ़ा है. आज हम इसको जस्ट क्या करेंगे, समराइज करेंगे. ओके, एंड मेनली हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को इन आज के लेक्चर में. ओके, सो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की, तो हमें पता होता है कि विच वन विल लिबरेट, कि कौन सा आयन जो है वो लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे जाके. ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आयन लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाके. ये बेटा तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है. ओके, फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के कंस्टिट्यूएंट क्या है, अनायन और कटायन. तो जिस टाइप का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अनायन और कटायन क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे. ठीक है, जैसे हम कॉपर सल्फेट का ले रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, या जिंक सल्फेट का ले रहे हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि कटायन और अनायन कौन सा कहाँ जाके लिबरेट हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा था. सेकंड जो फैक्टर है वो क्या होता है बेटा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस एक्वस है या मोल्टन है. अगर एक्वस स्टेट में है तो क्या होगा, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ कैटायंस, एंड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल थ्योरी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो अनायन और कटायन जाके लिबरेट करेगा. ओके, ये था. और अगर मोल्टन स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसके जो कंस्टिट्यूएंट अनायन और कटायन है वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे. ओके, तीसरा जो आता है हमारा वो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मींस जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो इनर्ट है या एक्टिव है. मींस अगर वो इनर्ट होगा तो दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द लिबरेशन. ओके, एंड इफ अदरवाइज इफ इट विल एक्टिव, मींस अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ तो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा. जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक इनर्ट इलेक्ट्रोड में, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का लिया था, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. जो भी अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन थे वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या कर गए थे, डिपॉजिट हो गए थे, लिबरेट कर गए थे. बट जब हमने क्या किया था, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया था, मींस जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था तो उसमें क्या हुआ था, कॉपर खुद से क्या होता था, ऑक्सीडाइज हो जाता था सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, और एक साइकिल एस्टैब्लिश हो जाता था जिसमें क्या होता था, कॉपर लिबरेट करता था सॉल्यूशन कैथोड पे, और फिर क्या होता था, जो इलेक्ट्रोड होता था कॉपर का वो खुद ही ऑक्सीडाइज होके क्या कर देता था, सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन दे देता. ठीक है, तो वो हमारा था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. ठीक है, उसको हमने थ्री फैक्टर्स में डिस्कस किया, समराइज कर लिया. अब बात आती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की. ठीक है, कि हाउ मच विल लिबरेट, कि जो आयन लिबरेट हो रहे हैं वो कितने अमाउंट में जाके लिबरेट होंगे किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर. जब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम बेटा दो लॉज पढ़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ. एक्चुअल में हुआ क्या था कि कितना अमाउंट लिबरेट करेगा इसके बारे में स्टडी किया था माइकल फैराडे ने 1833 में. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिलेशन देखा था
किसका, कि कितना वेट लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे और कितना हमें चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या होता है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने फर्दर अपना सेकंड लॉ दिया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो जब हम फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया था बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ में बोला गया था कि द अमाउंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte in its aqueous or molten state. What is it meaning? It means कि जितना भी अमाउंट किसी भी अनायन और कटायन का किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज हम उसको सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को। अब वो इलेक्ट्रोलाइट चाहे इसकी मोल्टन स्टेट में हो और विदर इट इज इट इन एक्वस स्टेट। ओके, सो ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ओके, सो फैराडेज फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला कि जितना भी अमाउंट है वो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कि कितना क्या हो रहा है, कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। अब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में हो या किस में हो बेटा, इसकी एक्वस स्टेट में हो। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि जो वेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके बेटा, चार्ज के, मींस इलेक्ट्रिसिटी कितनी हम उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से। ठीक है, अब जब मैं इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो मैं क्या करता हूं, Z इंटू क्यू, और यहाँ पे Z क्या होता है बेटा, Z यहाँ पे होता है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है बेटा, हमें पता है कि जो करंट होता है, करंट में और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, करंट क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, सो यहाँ से जब हम Q फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब हमारा करंट क्या होगा, I इंटू टी। ठीक है, तो कितना हमने पास किया है वो हमने देख लिया, क्या होता है आई इंटू टी के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा, क्यू की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पे, z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब सपोज करो, मान लो हम क्या करते हैं, आई मान लो करंट जो है हम वो ले लेते हैं 1 एम्पियर। कितना ले रहे हैं बेटा, 1 एम्पियर हम करंट ले रहे हैं और उसको हम 1 सेकेंड के लिए, टाइम को क्या ले रहा हूं मैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं। तो हमारे पास कितना वेट डिपॉजिट होगा, वेट हो जाएगा Z इंटू आई, कितना है 1 और 1 एम्पियर, और टाइम कितना लिया हमने 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Z किसकी इक्वल आ जाएगा, Q, Z किसकी इक्वल आ जाएगा हमारा W के। मींस यहां से हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है अब इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, मास के इक्वल आ गया, ये Z हमारा किसके इक्वल आ गया, वेट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस Z को डिफाइन करेंगे, किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर इसको डिफाइन करें तो हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द weight of the substance deposited on any electrode when we pass 1 ampere of current till 1 second। means अगर हम 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट की सप्लाई करें तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट का जाके डिपॉजिट करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, सो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर दिया। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फैराडेज सेकंड लॉ को। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि क्या, कि भाई कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। अब सपोज करो ये कंडीशन आ जाए कि हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, मींस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ, कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें इन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर हम दो वेसल में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लें, ठीक है, और इसमें हम क्या करें, एक उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम क्या करें, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, तब क्या होगा, है ना, तब जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिन पे वो डिपेंड करेगा।
तो उस बात को जब स्टडी किया फैराडे ने, तो उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया। तो हम क्या करेंगे अब, फैराडेज सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि फैराडेज सेकंड लॉ में क्या बोला उन्होंने। फर्स्ट लॉ में तो क्या बोला, फर्स्ट लॉ में ये बोला कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड। और सेकंड लॉ में क्या बोला, सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि जो मान लो हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो मास होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होगा जाके उन दोनों उसमें वेसल्स में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा हम इसको, सो सेकंड लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ सब्सटेंस deposited on the electrodes in two different electrolytes connected in series। वो किस में कनेक्ट होने चाहिए बेटा, सीरीज में। connected in series is directly proportional to the equivalent weight of the electrolytes। मीन्स जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उन दो वेसल्स में, उनके क्या करेगा, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, हमारा अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर। ओके, ये उन्होंने अपने क्या बोला, फैराडेज सेकंड लॉ के अंदर उन्होंने बोला। ओके, सो मतलब हम क्या करें, इसको कैसे समझे, सपोज करो मैं दो बीकर ले रहा हूं और एक में मैं ले रहा हूं किसका, कॉपर सल्फेट का, और एक में क्या ले रहा हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं इन दोनों में। सो क्या होगा, जब हमें देखना होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड में, अगर दोनों वेसल में मैं क्या कर रहा हूं, सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूं बेटा, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूं, तो उसमें जो मास डिपॉजिट हुआ किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसमें क्या रिलेशन होगा बेटा, तो मास ऑफ किसका, Cu का डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड अपॉन में मास ऑफ Ag का डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट किसके इक्वल होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का और अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर का। ओके, सो ये रिलेशन होगा किसके अंदर बेटा, जो अमाउंट हमारा क्या होगा, डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तब, ठीक है, ये रिलेशन होगा। तो ये क्या था हमारा फैराडेज सेकंड लॉ, उन्होंने अपने सेकंड लॉ में फैराडे ने ये जो है कंक्लूजन दिया था, ठीक है। सो अब ये बात होगी फैराडेज सेकंड लॉ की। अब जो हम बात करेंगे वो करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। ये तो हमने दोनों फैराडेज के दोनों लॉज पढ़ लिए, अब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं फैराडेज लॉ की, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, और उनको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा एग्जांपल्स से, ठीक है, उनको हम अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो, मान लो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सपोज करो मान लो मैं Na ले रहा हूं, ठीक है, Na पॉजिटिव ले रहा हूं। Na पॉजिटिव जब क्या करता है, रिड्यूस होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बेटा ये बना देते हैं Na, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने कितना हमें सोडियम एटम दिए, 1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन से हमें एक सोडियम एटम मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम Cl की बात करते हैं बेटा, जब Cl नेगेटिव जब रिड्यूस हो रहा था ना, ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो ये क्या कर रहा था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा था, Cl, ठीक है। जब और हमें क्या करना होता था, ये हाफ Cl2 बोल दो इसको, ठीक है, हाफ Cl2 बना रहा होता था। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ चाहिए, क्या, अगर 1 मोल क्या चाहिए हमें, क्लोरीन चाहिए, Cl2 चाहिए, तो हमें क्या करने पड़ते थे, 2Cl नेगेटिव, वो क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता था बेटा, Cl2 बना देता था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने क्या दिया हमें, एक एटम दिया, किसका, सोडियम का।
ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ने हमें क्या दिया बेटा, एक एटम दिया किसका, क्लोरीन का। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एटम Na का, तो ऐसे ही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देगा, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ओके, ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं हमें क्या, 1 मोल ऑफ Cl2, तो ऐसे ही क्या होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव 1 मोल ऑफ Cl2। ओके, इतना तो समझ आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक सोडियम एटम, तो 1 मोल क्या देंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं 1 एटम ऑफ Cl2, है ना, 1 दे रहे हैं ना, एक Cl2 एटम दे रहे हैं मॉलिक्यूल, तो यानी कि क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको क्या कर दूं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे बेटा, 1 मोल ऑफ Cl2। ओके, सो क्या करता हूं मैं, मान लो अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेटा हमारा, एन नोड 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, है ना, जितने होते हैं पार्टिकल्स किसमें, एवोगैड्रो नंबर में। तो हमें ये देखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या देगा, एक सोडियम एटम, तो हमें ये देखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे देखूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 1 मोल के लिए निकालना तो क्या करूंगा मैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है बेटा, हमें ये मिल जाता है 96,487 के अप्रोक्स क्या मिल जाता है बेटा, हमें इतने कूलम चार्ज मिल जाता है, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है, 96,487 कूलम। ओके, और इसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, 1 फैराडे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 फैराडे। इसको फिक्स कर दिया हमने, इसको क्या बोल देते हैं हम, 1 फैराडे। और हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, 96500 कूलम, ठीक है। यानी कि 1 फैराडे किसके इक्वल हो जाता है बेटा, 1 फैराडे किसके इक्वल हो जाता है, 96,500 कूलम के। सो 1 फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 फैराडे, और वो किसके इक्वल होता है बेटा, 96,500 कूलम के इक्वल, ठीक है। सो ये था हमारा 1 फैराडे। सो अब देखो, मान लो अब ये देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिला, 1 मोल Cl2 मिला, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं अगर मान लो कॉपर की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो कॉपर की बात कर रहा हूँ, Cu2 पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हमें क्या दे रहा है, Cu दे रहा है। यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ने एक दिया क्या, Cu का एटम। ऐसे ही अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, वो क्या देगा, 1 मोल ऑफ Cu, कॉपर देगा 1 मोल, ठीक है। ऐसे ही क्या करता हूं मैं, अगर मान लो एल्यूमिनियम का लेता हूं, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा बेटा, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al3 पॉजिटिव स्टेट में मान लो, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन में एक एटम दे रहा है किसका, एल्यूमिनियम का। ऐसे ही 3 क्या करेगा, मोल इलेक्ट्रॉन क्या देगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है, इससे हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि हम अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है और उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं भाई, उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में मान लो n इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फैराडे से, तो वो क्या कर रहा है बेटा, उसी सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट कर रहा है किसके ऊपर बेटा, इलेक्ट्रोड के ऊपर। समझ पा रहे हैं आप ये बात, कि जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 मोल दे रहे थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 मोल दे रहे थे एल्युमिनियम के। ऐसे ही मतलब अगर किसी में n इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, फैराडे से, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं 1 फैराडे से, तो वो उस रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसका 1 मोल डिपॉजिट करके देगा हमें उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है जी। ये सिंपल सी बात इन्होंने बोली, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा इस केस में, उसको हमने 1 फैराडे को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट की, मींस अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में, ठीक है। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो 1 फैराडे होता है, जो 1 फैराडे है वो क्या करता है बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का हमें देता है। क्या देता है बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है हमें, कब, जब हम 1 फैराडे चार्ज देते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 1 फैराडे क्या होता है, 96,500 कूलम, क्या होता है,
0.500 कूलम हमें क्या दे रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है। ठीक है बेटा, अब मान लो अगर हमें पता है क्या कि जो वेट होता है वो क्या होता है, Z और Q होता है। ठीक है, अब चार्ज तो हमें पता है कितना दे रहा है, 1 कूलम दे रहा है। ठीक है, चार्ज कितना है, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे मींस 96,500, तो मैं Q की जगह क्या रख सकता हूँ, 96,500 कूलम। ओके, सो अगर हमें मान लो अब यहां से क्या निकालना है, Z निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें क्या दे दे, वो आपको दे दे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट की इतना इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, और हमने क्या किया है, इतना जो है चार्ज उसको सप्लाई किया है, तो हमें क्या करो, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। तो यहां से अगर मैं Z निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, W अपॉन में 965000, यानी कि W अपॉन में 96,500। W यहाँ पे क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में 96,500। ठीक है, 96,500 कूलम, वो क्या होगा बेटा, Z होगा, क्या होगा, Z। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, अगर यहां से हमें मान लो, अब तो हमने क्या निकाला बेटा, Z की वैल्यू निकाली, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया। अगर हमें क्या करना हो, किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो वो क्या करेंगे, Z इंटू 9500 हो जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहा हूं तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का निकालना है इलेक्ट्रोलाइट के, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से बेटा क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, Z इंटू 96,500। और Z क्या होता है बेटा, आपको पता है Z को हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, Z को क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन T, क्योंकि W क्या था, ZIT। ठीक है, IT को क्या था, Q। ठीक है, तो अगर हमें Z निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, W अपॉन Z, क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। तो यहां से अगर मैं Z निकालूंगा तो Z की वैल्यू रखूंगा तो क्या रख दूंगा यहाँ पे, W अपॉन Q। एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का, कब, जब क्या दिया हुआ हो उसका, हमें ये दिया हुआ हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी, ये Z क्या है, मतलब कितना हमने अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया। अगर हमें ये पता हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने दी है, तो हम उस कंपाउंड का क्या कर सकते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उसको 1 फैराडे से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट आपको पता ही है, इक्विवेलेंट वेट अगर हम रेडॉक्स की टर्म्स में निकालें तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का बेटा, है इक्विवेलेंट वेट अगर मान लो हमें किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो क्या कर देते हैं हम, उसके मोलिकुलर वेट को क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसने गेन किए हैं या लॉस किए हैं, वो क्या हो जाता है बेटा उसका इक्विवेलेंट वेट। यानी कि उसके एटॉमिक वेट को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर हम क्या कर दे बेटा, किसी भी इक्विवेलेंट के एटॉमिक वेट को अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है। किसकी टर्म्स में, रेडॉक्स की टर्म्स में। काफी फॉर्मूले होते हैं ना आयंस के, उस टर्म्स में हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स की टर्म्स में क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ले लेंगे किसी भी एलिमेंट का, और उसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहे हो वो ले लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब था आज के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा सब। और अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर बात करेंगे, उनके फैक्टर्स कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, मेटालिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।